हुआ स्टार्ट कर दिया सर? पानी पानी पानी। देखना, मैंने क्या बोला? मैंने आपसे बोला एक गैस को उच्च दाब से निर्वात की ओर प्रवाहित कर रहे हो एक छोटे से छिद्र में से होकर, तो जैसे ही एक छोटे से छिद्र में से होकर प्रवाहित किया जाएगा तो गैस क्या हो जाएगी? गैस का ताप कम हो जाता है, यानी कि गैस का क्या हो जाता है? शीतलन। गैस ठंडी हो जाती है। इस इस प्रभाव को क्या कहते हो आप? जूल थॉमसन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? जूल थॉमसन प्रभाव के नाम से जाना जाता है बच्चों। अब क्या किया? अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बहुत पूछता है, एक्सप्लेन वाई, यानी कि कारण सहित व्याख्या करो। आप देखना जब मैं पेपर डिस्कशन करूंगी तो वहां मैं आपको बताऊंगी कि ये वाला क्वेश्चन कितनी बार पूछा है। हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों गैसों को छोड़कर बाकी सभी गैसें, हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों गैसों को छोड़कर बाकी सभी गैसें जूल थॉमसन प्रभाव व्यक्त करती हैं। क्यों? क्यों? क्या? देखना, ध्यान से समझना। हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों का टेम्परेचर देखना कितना होता है। हाइड्रोजन का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस और हीलियम का टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस। जब है ना -2 डिग्री सेल्सियस, जब सर्दियों में फतेहपुर का तापमान, ये वाला फतेहपुर नहीं है अपना वाला, ये फतेहपुर पता नहीं वो वहां है तो दूसरी तरफ, तो वो फतेहपुर में जब टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना, तो इंसान बर्फ जमने लग जाती है चीजों की, यानी कि जीरो से जैसे नीचे जाओगे बेहद ठंड, यानी कि इनका टेम्परेचर पहले से कितना हो गया? -80 डिग्री सेल्सियस। और क्या होगा? -240। क्या ऐसा ये टेम्परेचर मेंटेन कर पाना आपके लिए पॉसिबल है? क्या आप इस रूम के अंदर ये वाला टेम्परेचर का वातावरण बना सकते हो? किसी भी कंडीशन में नहीं बना सकते आप। यानी कि इसको मुझे रूम टेम्परेचर तक लाने के लिए इतना काम करना पड़ जाएगा, मुझे परिस्थितियां ऐसे परिवर्तित करनी पड़ जाएंगी, और वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो कहूं पॉसिबल ही नहीं है। जब ये चीज पॉसिबल ही नहीं होगी तो क्या उस गैस को और ठंडा करने की आवश्यकता है? पहले से ही इतनी ठंडी है, क्या इस गैस को और ठंडा हो पाएगी? क्या इस गैस को आप काम में ले सकते हो कि आपने एक हाइड्रोजन भर दी, हीलियम भर दी, और इस टेम्परेचर को पहले तो उस टेम्परेचर तक मेंटेन करना ही पॉसिबल नहीं होता रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए, यानी कि सामान्य ताप इसमें प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, और पहले से ही इतनी ठंडी है। इसीलिए ध्यान रखना, हाइड्रोजन और हीलियम। अब इसका रीजन मैडम हम कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे, ये ऐसा है कि हाइड्रोजन और हीलियम एक विक्रम ताप प्रदर्शित करती है। हर गैस का एक प्रॉपर्टी है कि वो अपना विक्रम ताप, इनवर्स टेम्परेचर, ध्यान होगा क्या होता है? टीआई बराबर 2a/RB होता है ना। इनवर्स टेम्परेचर बराबर क्या होता है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा। जब वहां पे हम जब कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो वहां पे इनवर्स टेम्परेचर को भी परिभाषित करते हैं। कहां? फर्स्ट ईयर की यूनिट फर्स्ट में, इसलिए बार बार कह रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो यूनिट, पढ़ना बहुत जरूरी है, अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो मैंने क्या बोला? इनका एक इनवर्स टेम्परेचर होता है हर गैस का, और गैसें तो ठीक है सिंपल इनवर्स टेम्परेचर दिखाती हैं, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन और हीलियम का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस और -240 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस टेम्परेचर से नॉर्मल टेम्परेचर पर लाना संभव नहीं है। क्या नहीं है? नॉर्मल टेम्परेचर पर लाना संभव नहीं है, इसलिए ये गैसें सामान्य ताप पर जूल थॉमसन प्रभाव व्यक्त नहीं करती हैं। समझ में आया? जूल का नियम समझ में आया, जूल थॉमसन इफेक्ट समझ में आया, और जूल थॉमसन इफेक्ट के बाद जो मैंने हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्वेश्चन लिखा है, ये समझ में आया या नहीं? पहले तो मुझे ये बताओ, नहीं आया तो इसे वापस समझाऊं? बताओ जल्दी। चलो कोई बात नहीं है। जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है? जूल थॉमसन प्रभाव ये होता है बच्चों कि जैसे ही मैंने एक गैस को उच्च दाब से निर्वात की ओर
एक छोटे से छिद्र से होकर गुजारा तो वो गैस का क्या हो जाता है, शीतलन। यानी कि गैस क्या हो जाती है, ठंडी। टेम्परेचर ये मैं अपनी बातों में नहीं कह रही कि हाँ चल बैठे बैठे मैंने नियम दे दिया, अरे ये गैस को मैं इस छोटे से छिद्र से गुजारूंगी तो अपने आप ही गैस का टेम्परेचर जब नोट करूंगी तो कम हो जाएगा। ये मेरे और आपके कहने की बात नहीं है, ये जूल ने प्रयोग किया है। जूल थॉमसन ने प्रयोग में ये दिखाया कि जब कोई गैस को उच्च दाब से निर्वात की ओर आप प्रवाहित करेंगे तो वो उसे छोटे से छिद्र में से होकर प्रवाहित की जाएगा तो गैस क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, उसका शीतलन हो जाता है। गैस का इस प्रकार ठंडा होना जूल थॉमसन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, जूल थॉमसन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसी गैसें हैं जो जूल थॉमसन इफेक्ट नहीं प्रदर्शित करती। उसका कारण पता है क्या है, उसका कारण यह है कि इनका विक्रम ताप माइनस के 80 डिग्री सेल्सियस और माइनस के 240 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए इस विक्रम ताप से ऊपर जाने के लिए मुझे, यानी कि सामान्य सामान्य टेम्परेचर जानते हैं क्या होता है, 22 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो वहां रूम टेम्परेचर हम नोट करते हैं तापमापी के द्वारा। जब हम लिखते हैं, क्योंकि हमारे प्रयोगों में जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हमें रूम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो मैंने क्या कहा, तो रूम टेम्परेचर पर जानते हो कितना, इसको माइनस 80 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने में आपकी बैंड बच जाएगी, 0 तक लाने में आपकी बैंड बच जाएगी। तो सोचो कि क्या इसको इतना, ये तो चलो -80, ये तो माइनस के 240 डिग्री से पहले से इतनी ठंडी है, तो इसे और क्या ठंडा करोगे। यही कारण है कि हाइड्रोजन और हीलियम क्या प्रदर्शित नहीं करती, जूल थॉमसन प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती। कोई दिक्कत है आप बताओ। विक्रम ताप वह ताप है जिस पर या जिसके नीचे, जिस पर या जिसके नीचे गैसें ऑटोमेटिकली क्या होती है, गैसें ऑटोमेटिकली ठंडी होने लग जाएंगी। गैसें ऑटोमेटिकली ठंडी, यानी कि गैसों का मतलब संपीड़ित होना कहते हैं विक्रम ताप का मतलब। विक्रम ताप एक्चुअली में इनवर्स टेम्परेचर को परिभाषित ही ऐसे किया गया है कि विक्रम ताप किसी गैस का वह ताप है जिसके नीचे, जिस टेम्परेचर के नीचे किसी गैस को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, या इसे क्या कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं। अब आया समझ में। H2 और हीलियम गैस का टेम्परेचर इतना लो क्यों नहीं होता और किसी गैस का, अरे ये इस चीज, ये तो आप ऐसे पूछ रही हो कि पीवी बराबर एनआरटी क्यों होता है, ये तो टेम्परेचर है आपकी बॉडी का टेम्परेचर। अच्छा तो फिर तो ऐसे पूछो, ये क्वेश्चन पूछा देते हैं मैडम हमारा टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है बॉडी टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर हाई भी तो हो सकता है। इनके कोई आंसर थोड़ी होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम ऑटोमेटिक सी बात है कि जिनका टेम्परेचर आप नोट कर निकाला होगा, टीआई बराबर 2A/RV से, इससे निकाला होगा। हाइड्रोजन के लिए अप्लाई किया होगा, ए और बी की वैल्यू रखी होंगी, तब सॉल्व किया होगा तो इनवर्स टेम्परेचर इतना ही आया होगा माइनस में। तो ये तो ज्ञात है, ये तो प्रयोगों से ज्ञात है, इसका रीजन मैं कैसे बताऊं कि क्या होगा। और कोई क्वेश्चन आ गया। नगमा, नगमा ओके। तो ये चीजें क्या होती हैं, जो टेम्परेचर होते हैं हम अपने अकॉर्डिंग फिक्स नहीं करते बेटा, है ना। तो इसको क्या करते हैं कि हमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, इन चीजों को प्रयोगों से ज्ञात होती है कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल मेथड पे ये चीजें क्या होंगी। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जूल थॉमसन गुणांक। कल मैं इस चैप्टर को खत्म करवाऊंगी, आज मैं जूल थॉमसन गुणांक निकलवा दूंगी आपके लिए, ये हाथ से करके देख लेना। मैं फिर कह रही हूं, जिसने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया उसकी थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट हो गई, और जिसका ये चैप्टर अच्छे से नहीं है तो ये मान लेना जब थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ना तब बोलोगे मैडम हम बच्चे अच्छा तो थर्मोडायनेमिक्स ही कर लेंगे। तो ध्यान रखना कि मैंने क्या कहा, वैसे तो मैथ वाले बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होती है, पूरे पूरे नंबर भी आए हैं, खूब नंबर आते हैं, 34 में से 33 तक मार्क्स देखे हैं मैंने बच्चों के। तो देखना जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है। क्या हम इस प्रैक्टिकल को कॉलेज में नहीं, कौन से प्रैक्टिकल को कर रहे हो आप, जूल थॉमसन वाले को, हाँ
हाँ हाँ, नहीं जूल थॉमसन वाले को कह रहे हो क्या बेटा? इंस्ट्रूमेंट ही नहीं मिलेगा, समझ में आया? इंस्ट्रूमेंट ही अवेलेबल नहीं है, और आपके तो सिलेबस में ही प्रैक्टिकल, अरे आपके में क्या एमएससी लेवल तक के में नहीं है। गैसों को ऐसे ही आपके हाथ में नहीं पकड़ा देंगे, ले पकड़ H2S पकड़, ले ये वाली O2 पकड़, ऐसे हाथ में नहीं जाते। ये तो क्या होते हैं, विशेष परिस्थितियां होती हैं जिनमें इन गैसों को हम हाथ तो वैसे भी नहीं लगा सकते। आपके पास पहले बात तो प्रिकॉशंस होने चाहिए, आपका दस्ताने होने चाहिए प्रॉपर, आपके पास कोट होना चाहिए। लैब ही नहीं देखी होगी आपने तो खैर, जब केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो आपको पता नहीं है कि केमिस्ट्री लैब के अंतर्गत प्रिकॉशंस कितने करने होते हैं। इनफैक्ट आपने शायद इसका ये वाक्य सुना है या नहीं सुना, मैंने तो बहुत सुना है, क्योंकि जब मैं सुरजीत गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग की है, मतलब यही भरतपुर में जो है। तो उसमें जब सीनियर थी, जब मैं 8th क्लास में थी, तब मैं 11th क्लास की लड़की की बात कर रही हूँ। 11th क्लास की लड़की के हाथ पर ऐसी नॉर्मल प्रैक्टिकल, वैसे शौक में प्रैक्टिकल करते हुए, हाथ पर नहीं, HCl H2SO4 सान H2SO4 की बोतल ऐसे मजे में उसने हल्की सी स्मेल कर ली ऐसे, उसने देख लिया, देखते सर मना कर रहे होंगे बेटा दूर रहना, 11th क्लास का बच्चा थोड़ा होता ही है मन चला चंचल होता है। तो उसने क्या किया, HCl जो H2SO4 था उसको हल्का सा, वो भी कंसंट्रेट, ऐसे नॉर्मल स्मेल कर लिया। सच बता रही हूँ मैं, वो लड़की पागल हो गई थी, और उसके बाद आज तक वो नॉर्मल नहीं हुई है। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल्स आप जैसे स्टूडेंट्स के हाथ में नहीं होते हैं, ये हमको भी नहीं मिलते हैं। हमारी भी फैकल्टीज करती थी, वो भी सिर्फ बातों में, हाथों से फिर भी नहीं होते हैं। सिंपल प्रैक्टिकल जैसे टाइट्रेशन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका है, इनऑर्गेनिक के कोई आपको क्रिस्टल बनाने हैं, तो वो प्रैक्टिकल आपके हाथ में है जो रिस्क नहीं है, जिनको आप विशेष परिस्थिति में, जो सिंपल देखो सस्ते हो और अच्छे हो, ये चीजें अपन यूज करते हैं लैब के अंदर, तो नहीं कर सकते। अगर इंस्ट्रूमेंट होगा वो उसमें भी नहीं कर पाओगे आप, होता भी नहीं है, तो आपके लैब में प्रैक्टिकल ही नहीं है, ठीक है ना। ये वाला ये मैंने ही नहीं किया, तो मैं आपको कैसे कह दूं कि आप करोगे कि नहीं करोगे। तो देखना, जूल थॉमसन गुणांक को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों म्यू जे टी के द्वारा। हियर इज जे कॉल्ड, जे रिप्रेजेंट एज अ जूल और टी रिप्रेजेंट एज अ थॉमसन। जूल थॉमसन गुणांक, और म्यू तो उसकी मर्जी है, उसने म्यू के रूप में दे दिया, आप भी म्यू के रूप में ही देंगे। मैडम मेरा मन नहीं कर रहा मैं लैम्बडा के रूप में दे दूं, तो ऐसा नहीं है, पेपर के अंदर ऐसा ही करना पड़ेगा। जूल थॉमसन ने क्या कहा, जूल थॉमसन गुणांक कैसे परिभाषित किया गया कि, ध्यान से समझना, स्थिर एंथैल्पी पर कैपिटल H से रिप्रेजेंट करोगे, निकालना सीखेंगे इसे कैसे निकालेंगे। स्थिर एंथैल्पी पर ताप का दाब के सापेक्ष परिवर्तन, ताप का दाब के सापेक्ष परिवर्तन जूल थॉमसन गुणांक के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, स्थिर एंथैल्पी पर दाब के सापेक्ष ताप में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, जूल थॉमसन गुणांक के नाम से जानी जाती है। अब बताओ, अब इसको हम अब प्रूव भी तो करेंगे, कैसे आया, प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। कोई बच्चा है जो बता सकता है मैडम हम ऐसे स्टार्टिंग कर सकते हैं इसकी, एनीबॉडी, कोई भी है? कौन है ये, कौन है ये लड़की नगमा? बेटा शांति से बैठ के पढ़ ले, क्यों फालतू में, ये कोई तरीका थोड़ी है। तो ये क्या मतलब स्मेल कैसी होती है मतलब छोड़ो, किसी दिन आप खुद सूंघ के देख लेना, खुद पे प्रैक्टिकल किया करो, मजाक नहीं है, क्लास चल रही है। ब्लॉक कर दूंगी मैं, सच कह रही हूँ। मेरे को ये क्वेश्चन पूछो, उन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगी जितने हो सकते हैं। बाकी आप तो ये तरीका थोड़ी ना है, आप सब पढ़ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है। अब बोलो क्या, कौन सी लड़की है, कौन है मिसर, नगमा प्रजापत कौन है? सही है कुलदीप, वेरी गुड। सबसे पहले मानेंगे चूंकि एंथैल्पी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और प्रेशर का। बहुत तेज दिमाग है इस लड़के का। ये यहाँ मैं अकेली नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, ये क्लास में तो ठीक है मजाक मस्ती चल जाती है, अरुण सर खुद बैठे हैं, पता चल जाएगा आप लोगों को।
समझ में आया? तो क्या बोलेंगे, इसका पूर्ण अवकलन करो, dH बराबर कैसे करोगे बच्चों, डेल H ओवर डेल T, किसको कांस्टेंट मानेंगे, P को, और T का पूर्ण अवकलन dt प्लस यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है, ये अवकलन बता दिया मैंने। अब कोई बता सकता है मैडम यहां तो मुझे कुछ जानी पहचानी सी टर्म नजर में आ रही है, कौन सी नजर में आ रही है, डेल H ओवर डेल टी पी स्थिर दाब, हाँ तो वो अरे कुछ चीज बता रही थी मैं, तो उस पर उसने क्वेश्चन किया है। ये पूछा सर बायो से है या मैथ से है, बेटा बायो से हो या मैथ से हो आप, नगमा बोल दिया मैंने, सुन लिया उसने, नगमा बायो से हो या मैथ से हो, स्मेल, सॉरी मैम, मेरे माइंड में, अरे नहीं ये क्वेश्चन ठीक है, आप जो पूछ रहे हो उनको कैसे पता स्मेल होती है, साइंटिस्ट, अरे साइंटिस्ट तो पहले से ही पागल होते हैं, पहली बात तो दिमाग में ये रखो, तो वो बेवकूफ नहीं है, वो सारे प्रयोग पहले अपने ऐसे थोड़े ना पागल होते हैं, अभी जो वैक्सीन चल रही है कि पहले डायरेक्ट इंसानों पे लगा दी, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या कि डायरेक्ट इंसानों पे लग जाएगी वैक्सीन, गलत इफेक्ट हुआ तो पहले जानवरों पे ट्राई करी जाती है वो चीजें, फिर उसके बाद कोई चीज अप्लाई की जाती है, ऐसे ही नहीं है, फिर तो आप बोलोगे पीरियोडिक टेबल कैसे खोज ली मैडम, तो पीरियोडिक टेबल के बारे में इनको पहले कैसे पता चला होगा कि पहले हाइड्रोजन आएगा कि हीलियम आएगा, ये चीजें तो क्या है जैसे जैसे मिलती चली गई, ऐड होती चली गई, एक ही वैज्ञानिक थोड़ी ना काम करता है, ये क्या लग रहा है आपको, ये डायरेक्ट आप एक ही वैज्ञानिक ने किया होगा अप्लाई तो पढ़ लिया, पहले किसी ने दिया होगा ये नियम, उसके बाद में इसके बारे में पूरा क्लियरिफाई करा होगा जूल थॉमसन ने, तब जाके आप बुक में पढ़ रहे हो, ऐसी नहीं होती कोई चीजें पेटेंट, ध्यान रखना। खैर अभी समय आएगा जब पता चलेगा आपको, कोई बात नहीं टेंशन मत लेना, मैंने डांट दिया क्योंकि मुझे थोड़ा मैडम कह रही थी कि ये देखना कैसे बोल रही है, तो मुझे लगा कि गलत बोल रही हो आप, इसीलिए, तो देखना स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष एंथैल्पी में परिवर्तन किसके नाम से जाना जाता है, ध्यान है किसके नाम से, मैडम सीपी के नाम से, बहुत तो आप तो बहुत होशियार हो गए, और ये प्रक्रम किस पर करना है मुझे, ये चूंकि प्रक्रम किस पे संभव होगा, स्थिर एंथैल्पी पर होगा या नहीं, स्थिर एंथैल्पी पर निकाला है इन्होंने जूल थॉमसन गुणांक, तो देखना तो डीएच बराबर क्या हो गया, 0 हुआ या नहीं, इस इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट में ये मान रखना डीएच बराबर तो 0 बराबर ये क्या, सीपी सीपी dt प्लस क्या आएगा, डेल, बहुत सिंपल है आप आराम से निकाल सकते हो, कुलदीप तो समझ भी गया होगा कि आगे से सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखना इसको इधर लेके जाओ, माइनस के सीपी dt बराबर क्या आ गया, डेल एच ओवर डेल पी टी डीपी, ठीक है, यहां तक समझ में आया, इसके बाद क्या करेंगे देखना, इधर देखना, इस डी इस डीपी को मैं इधर लेके जा रही हूं, इस डीपी को मैं, ये इनटू में है, इनटू में है तो ये भाग में चला जाएगा, dt ओवर dp है या नहीं, dt ओवर dp बराबर ये cp किधर आएगा, इधर क्या आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा, ये डेल एच ओवर डेल पी टी, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट स्पेशली देखना कि ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, मैंने ये कैसे की है, जल्दी बताओ, ठीक है, अब देखना ये क्या है dt ओवर dp, ये देखना इसको, ये पूरा विक्रम स्थिर एंथैल्पी पर संभव हो रहा है, तो क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते, dt ओवर dp स्थिर एंथैल्पी पर संभव हो रहा है बराबर माइनस के 1/cp डेल एच ओवर डेल पी टी, ये क्या है, इस इक्वेशन से देखना, इक्वेशन ए से, समीकरण ए से, ये क्या है म्यूजेटी, सही कह रही हो मैडम, तो बराबर क्या आ गया, माइनस के 1/cp डेल एच ओवर डेल पी टी, जूल थॉमसन गुणांक, अब बताओ कोई दिक्कत है, समझ में आया या नहीं, एक बार और बता दो, देखना
ये जूल थॉमसन गुणांक है म्यूजेटी। म्यूजेटी को परिभाषित किया है, ये डेफिनेशन है, दाब के सापेक्ष ताप में परिवर्तन की दर स्थिर एंथैल्पी पर जूल थॉमसन गुणांक के नाम से जानी जाएगी। इसको प्रूव करेंगे। एंथैल्पी को किसका फंक्शन माना है? टेम्परेचर और प्रेशर का। अगला मेरा स्टेप क्या होता था कि मैं अवकलन कर दूं, इसका पूर्ण अवकलन कर दिया। डीएच बराबर पहले ताप के सापेक्ष अवकलन, दाब स्थिर हो, टी का पूर्ण अवकलन प्लस दाब के सापेक्ष एंथैल्पी में, और क्या कोई दिक्कत? इसके बाद क्या किया? ये तो मैडम मेरी जानी पहचानी टर्म है, ये तो अपने पढ़ाई है सीपी के फॉर्म में। स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता है तो इसको मैंने सीपी लिख दिया। और क्या है? पूरा प्रक्रम स्थिर एंथैल्पी पर संभव करवाना है मुझे, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? जूल थॉमसन गुणांक निकालना है, और जूल थॉमसन गुणांक के लिए मुझे स्थिर एंथैल्पी रखनी पड़ेगी। तो स्थिर एंथैल्पी पर मैंने डीएच बराबर क्या हो जाएगा? 0 होगा या नहीं? ये 0 हो गया। इन मानों को जरा इस समीकरण में रखना, डीएच बराबर 0, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? सीपीडीटी प्लस ये जैसा है वैसा की वैसा आएगा या नहीं आएगा? फिर क्या करेंगे? सीपीडीटी को पॉजिटिव है, मैंने क्या कहा था? प्लस में हो तो पक्षांतरण करने के बाद माइनस हो जाती है वो चीज, तो ये प्लस की जगह ये किस में हो गई? माइनस में। बराबर ये तो जैसा है वैसा की वैसा ही आ गया। इस सीपी को मुझे मेन किस फॉर्म में निकालना है? ये निकला है मेरे पास, ये टी हो जाए और नीचे पी हो जाए, तो डी के नीचे कौन आ गया? डीपी। ये सीपी किधर चला जाएगा? इधर, ये इधर आ गया। ये अपॉन में आएगा या नहीं आएगा? इसको मैंने ऐसे लिख दिया dt ओवर डी। आप भले बटे में रहने दो, थोड़ी बड़ी इक्वेशन के चक्कर में मैंने इसको यहां लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर मैं 4/2 लिखूं तो भी 2 आना है, और अगर मैं 1/2 गुणा 4 लिखूं तो भी 2 आना है। भाग दे, माना ये 4 है ये 2 है, इसमें भाग देंगे तो भी 2 आएगा, और इसको मैं इधर ले जाके इसको बटे में रख दिया, 1/2 गुणा 4 कर दिया तो भी 2 ही आ रहा है, तो इसको इधर ले गई माइनस के 1/cp, माइनस के 1/cp, और ये जैसा है वैसा की वैसा आ गया। और इसको क्या कहेंगे? यहां से देखना इक्वेशन ए से, ये किसके बराबर है? म्यू जेटी के बराबर है या नहीं? ये म्यू जेटी हो गया जूल थॉमसन गुणांक, और ये वैल्यू ये याद रहनी चाहिए, म्यू जेटी बराबर माइनस के 1/cp डेल एच ओवर डेल पी टी। अब बताओ, अब समझ में आया या नहीं? आवाज नहीं आ रही है, रुक रही है। हाँ आ गया ना समझ में? चलूं आगे? चलो, कितने मिनट और हैं? चलो मैं आपको एक है? चलो एक छोटी सी एक टास्क दे रही हूं घर के लिए, करके देखना। मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि आप कर लेंगे। आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक, एक एक डेरिवेशन और बचा है, उसे और करेंगे कल। ये चैप्टर यहीं खत्म। आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक। अच्छा, जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है बच्चों? म्यू जेटी मैडम बराबर माइनस के 1/cp, क्या आ जाएगा? डेल एच ओवर डेल पी टी। काफी बार पेपर में पूछता है, सिद्ध करो आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक ये होता है। कि क्या क्या होता है वो तो हम देखेंगे। आपको मैं हल्का सा दे रही हूं, हल्का सा, यहां से ऐसे सॉल्व करना। H बराबर माना E प्लस पीवी है। H का मान जरा इस इक्वेशन में रखना। H का मान जैसे ही आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 1/cp डेल E प्लस पीवी अपॉन डेल पी। ठीक है, अब क्या करोगे? माइनस के 1/cp, माइनस के 1/cp, जरा देखना, डेल ई अपॉन डेल पी, इस डेल का अंदर और गुणा करो, प्लस डेल पीवी अपॉन डेल पी टी। अब बता रही हूं, सिर्फ इतना करना है, इस वाली फर्स्ट व्यंजक के अंदर डेल वी का गुणा करना है और डेल वी का भाग करना है, और अलग अलग कर देना, डेल ई ओवर डेल वी टी, और कल बताना है मुझे वापस डेल वी ओवर डेल। मैं तो बता, आपको सिर्फ एक टास्क दे रही हूँ, इसे कंप्लीट करके आना, मुझे बताना कि जूल थॉमसन गुणांक के लिए, सॉरी आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक। और स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सर, ये करके देखिएगा आप, रफ में करना, रफ तो वैसे ही है, रफ में कर लेना आप, और फिर उसके बाद में कल मैं इसको आपको बता दूंगी कि आपको बोर्ड पे कैसे सॉल्व करके दिखा दूंगी। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना नोट्स की। ठीक है,